कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। हमारे देश में करीबन 2012-13 के आसपास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो हमारे देश के पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सभी लोगों को यही आस था कि वो हमारे देश की राजनीति में बदलाव करेंगे और करप्शन को हमारे देश से खत्म करेंगे। जब लोगों ने उनके प्रोटेस्ट के ऊपर सवाल खड़े किए कि क्या आप सिर्फ करप्शन को हमारे देश से खत्म करना चाहते हो या आप कोई पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हो, तो इनका कहना था कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आए, हमें नेता नहीं बनना है। और मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी नेता नहीं बनूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बट बाद में यही व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जीतकर दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नन अदर देन अरविंद केजरीवाल जी की। सभी लोगों को यही लगता था कि हमारे देश से करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन आज इनके पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं, हाईएस्ट रैंकिंग जो लीडर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी जेल जा चुके हैं करप्शन के ही चार्जेस में। और आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं ईडी के द्वारा। इस पूरे मामले के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल जी क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में बार बार अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजे जा रहे थे ईडी के द्वारा, लेकिन इतने सारे समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने हाजिर नहीं होते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं और लास्ट में होता यह है कि ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब ये जो शराब घोटाले का मामला है ये आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, लेकिन हमने अभी तक एक बार भी ध्रुव राठी को इसके ऊपर वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, जो कि हर एक स्कैम के ऊपर वीडियो बनाता है जब कोई रूलिंग गवर्नमेंट कुछ करती है। अरे सॉरी, पार्टी का सवाल था, कैसे बनाएगा। रवीश कुमार जी जिनको उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए 2 हिंदू बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या दिखाई नहीं देती है, वो अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के जस्ट 5 मिनट के अंदर तुरंत वीडियो अपलोड कर देते हैं। इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट होने के बाद से मोदी तानाशाह है, डिक्टेटर है, रूलिंग गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है, ऐसे बहुत सारे ट्वीट और बहुत सारे स्टेटमेंट आपने देखे होंगे। अब एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, ये जो कांग्रेस पार्टी है जो ये कह रहे हैं कि आज मोदी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके अपनी नाकामी दिखाई है, वो ज़बरदस्ती अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहा है, ईडी का इस्तेमाल कर रहा है। यही कांग्रेस पार्टी ने 2022 में इसी शराब घोटाले के मामले में कंप्लेन किया था। अब जब इलेक्शंस नज़दीक आ गए हैं, इन सब ने मिलकर अपना एक इंडी अलायंस बना लिया है, तब यही पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि मोदी ईडी का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही है। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। ये एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी की चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं। तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, नरेंद्र मोदी ईडी का इस्तेमाल करके मुझे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब कोर्ट में जाते हैं, जजेस के सामने हाजिर होते हैं, तब वहां पर ये सेम बात नहीं कहते हैं। उनको वहां पे भी कहना चाहिए था जजेस के सामने कि सर मुझे टारगेट किया जा रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोर्ट प्रूफ मांगता है।
अब ईडी ने इतनी बार समन भेजा अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हाजिर नहीं हुए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। जब लास्ट समन में ईडी कोर्ट के सामने जाती है तो कोर्ट के सामने वो कुछ ऐसे फैक्ट्स रखते हैं जिसके बाद कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वो भी फ्री हैंड दे देती है ईडी को, और फ्री हैंड मिलने के कारण ही ईडी गिरफ्तार कर पाती है केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जी अगर निर्दोष है तो वो बता देते कोर्ट के अंदर कि भाई जो फैक्ट दिखाए जा रहे हैं वो झूठ है, जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो झूठ है, इसलिए मुझे बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन बेल का जो प्ली है उनका वो भी कैंसिल हो गया। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने के बाद भी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। अब देखिए, करप्ट से करप्ट पॉलिटिशियन, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस थे। बीजेपी के भी करप्ट पॉलिटिशियन थे जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, जैसे कि येदियुरप्पा, या फिर हम लालू यादव जी की बात कर ले जिनके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। जब ये लोग अरेस्ट हुए थे तो इन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कितने महान व्यक्ति हैं। पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी क्यों रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। शीश महल, पता नहीं यार, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता चला है कि पंजाब से कुछ लोग आते हैं और बीच रास्ते से में ही उठा लेते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे तो दिल्ली के लोग पटाखे फोड़ रहे थे। कोई व्यक्ति पटाखा कब फोड़ता है? जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो भी दिल्ली के लोग, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है फिर भी वो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। इस चीज़ से तो कोई यही मतलब निकाल सकता है कि जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे उनकी जान को खतरा पॉल्यूशन से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी से था। जहाँ तक मुझे पता है अरविंद केजरीवाल जी मैन ऑफ वर्ड्स हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जेल नहीं जाते, उनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, बट जब हम पावर में आएंगे तो हम उन लोगों को जेल भेजेंगे। उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर मैं करप्शन करूँगा तो मुझे भी जेल नहीं खेलते। तो हम यही कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अपने बातों पे अड़े रहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये जो शराब घोटाला है आखिर वो है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने एक एक्साइज पॉलिसी लाया। एक्साइज पॉलिसी मतलब कि जो शराब की दुकानें खोली जाती है उसके लिए बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। तो ये जो एक्साइज पॉलिसी है ये डिसाइड करती है जो दुकानें खोली जाएंगी, जो शराब बेचे जाएंगे, उसके लिए क्या क्या नियम और कानून होंगे। पहले ये नियम था कि 60% दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दुकानें होंगी और 40% प्राइवेट दुकानें होंगी। बाद में जब नया पॉलिसी लाया गया तो इसके कारण हो गया कि जो 100% दुकानें होंगी, मतलब सारे दुकानें प्राइवेटाइज्ड होंगे, और ये जो प्राइवेट दुकानें होंगी इसके लिए जो लाइसेंस होगा, शराब बेचने के लिए एक लाइसेंस लगता है, तो ये जो लाइसेंस होगा इसका जो रेट था वो बढ़ा दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। बहुत ज्यादा रेट बढ़ाने के कारण हुआ ये कि जो छोटे दुकानदार थे, जो नॉर्मल लोग थे जिन्होंने अपने शराब की दुकान खोले हुए थे, वो इस फील्ड से बाहर हो गए, क्योंकि उनके पास इतना करोड़ों में पैसा था ही नहीं कि वो लाइसेंस खरीद पाए, तो वो इस मार्केट से बाहर हो गए। अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो इस गेम में आ गए। उन्होंने ये लाइसेंस खरीदा और उन्होंने अपने दुकानें लगाई। और जो लोग भी दिल्ली के होंगे उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से दिल्ली के हर एक गली नुक्कड़ पे उनको सिर्फ शराब के दुकानें मिलते थे। अब दिल्ली गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक्सक्यूज ये था कि ऐसा करने से हमें बहुत सारा फंड आएगा जिसको हम लोग दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। लेकिन होता है कि इसके अंदर जो गड़बड़ चल रहा था उसके बारे में मनीष सिसोदिया जी को समझ में आ जाता है और वो इस एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लेते हैं। अब जैसे ही एक्साइज पॉलिसी वापस लेते हैं तो ये जो बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी दुकानें जगह जगह पे लगाई हुई थी, अब वो कब आ जाते कि भाई हमने इतने पैसे दिए, हमने इतना लाइसेंस खरीदा इतने पैसे देकर, अब तो हम लोग प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति ये पोल खोल देता है कि इस पॉलिसी को लाने के लिए, जो मनीष सिसोदिया जी ने ये पॉलिसी लाया था, उसको लाने के लिए हमसे पहले एडवांस में पैसे लिए गए थे कि हम तुम बड़े प्लेयर्स के लिए एक एक्साइज पॉलिसी लाएंगे और छोटे प्लेयर्स को वहाँ से मार्केट से हटा देंगे। तो पॉलिसी लाया जाता है, उनसे पैसे ले जाते हैं, और इस चीज़ के बदले में जो बड़े प्लेयर्स थे उनसे पैसा नहीं लिया गया जब कोविड आया था।
ये कहा गया कि कोविड के टाइम पे उनका जो सेलिंग है वो ज़्यादा नहीं हुआ, उनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिला है, इसलिए हम उनसे उतने पैसे नहीं ले रहे हैं लाइसेंस के लिए। और यही वो घोटाला था कि पेपर पे दिखाया गया कि हम पैसे लेंगे, लाइसेंस की फीस बढ़ा के हम लोग पैसे ले रहे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, बट पैसे उनसे लिए नहीं गए। अब जैसे ही इसका भांडाफोड़ हुआ तो ये एक्साइज पॉलिसी वापस ले लिया गया और जो बड़े प्लेयर्स थे वो खफा हो गए और उन्हीं में से एक ने आके पोल खोल दिया। अब ये सभी चीज़ें अभी अलेजेड है, अभी प्रूफ हुआ नहीं है कोर्ट के अंदर। अगर हम थोड़ा अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस के पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी भी ये नहीं समझ पा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो प्लान है वो क्या है। अरविंद केजरीवाल जी किसी की नहीं सुनते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी से मतलब है, अपने पावर से मतलब है। यही पॉलिटिकल पार्टी जब चुन कर आई थी तो इसी पॉलिटिकल पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस की हेल्प लेकर उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया था और बाद में फिर उन्होंने कांग्रेस को ही डिच कर दिया था और अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। केजरीवाल को जो वोट मिले थे वो किसी और के वोट नहीं मिले थे, वो कांग्रेस पार्टी के ही वोट मिले थे। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स है वो कोई और नहीं है बल्कि वो कांग्रेस के वोटर्स ही हैं। और यही रीज़न था कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया, उनके जो वोट थे वो कम होते गए। लेकिन राहुल गांधी जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी सोच क्या रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि ये जो इंडिया अलायंस है वो इलेक्शन हारने वाला है 2024 में, और इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि वो हारेंगे, लेकिन वो इस चीज़ का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल पार्टी को और बड़ा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियां तय करती है कि कौन आपके साथ होगा और कौन आपके विपरीत में खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक घट रहा है, वोट शेयर घट रहा है, वो कोई और नहीं है घटाने वाला, वो घटाने वाले अरविंद केजरीवाल जी ही हैं, आम आदमी पार्टी ही है। दिल्ली के अंदर कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अपने कब्जे में कर लिया। सेम आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनके जो वोट शेयर को कम करने वाले लोग थे वो कोई और नहीं थे, आम आदमी पार्टी के लीडर्स ही थे और अरविंद केजरीवाल जी ही थे। कांग्रेस को जो वोट मिलने चाहिए थे वो वोट मिला आम आदमी पार्टी को। और नतीजा क्या था? जिस तरीके से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को साफ किया, वैसे ही पंजाब से भी उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वैसे व्यक्ति हैं जो किसी भी काम का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जिसको पहले से पता था कि वो अरेस्ट होने वाला है, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी था, वो इतनी आसानी से जेल चला जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा और उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं होगा, या फिर इस चीज़ का वो फ़ायदा नहीं उठाएगा? इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि वो अरेस्ट हो चुके हैं और इस चीज़ का वो फ़ायदा ना उठाए? पॉसिबल ही नहीं है। जो भी अरविंद केजरीवाल जी को जानता है उसको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी हर एक मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। वो लोमड़ी के जैसे चतुर हैं, उनको पता है कि कहाँ से अपना फ़ायदा निकालना है। करंटली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया अलायंस के हर एक पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला हुआ है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, हर एक मिनिस्टर उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो कांग्रेस या फिर बाकी के पॉलिटिकल पार्टी के ही वोट मिलते हैं। बीजेपी से बहुत कम ही ऐसे वोटर्स होते हैं जो कि छटकर आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं उनको वोट करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी और कहाँ पहुंच चुकी है, और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका वोट बैंक आखिर चुरा कौन रहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि केजरीवाल जी को पता था कि वो अरेस्ट होने वाले हैं और इसलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड थे कि वो अपनी सरकार को जेल से चलाएंगे। उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। मेरे हिसाब से अभी कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो अपना वोट शेयर वापस कैसे ले। ये जो अभी अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस पार्टी के पास अपना वोट शेयर वापस लेने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे भी अपनी मूर्खता दिखाई है। यही जो एक एक गलतियां कांग्रेस पार्टी सालों से करती आई है, इसी कारण से ये सिमटते जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी को बीजेपी यूज़ कर रही है। बिल्कुल यूज़ कर रही है। मैं खुद कह रहा हूँ कि सेंट्रल एजेंसीज को कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है वो यूज़ करती है, और ये कोई नई स्टोरी नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। बट इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो रूलिंग गवर्नमेंट में होती है तो वो इन एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। और ये खुद राहुल गांधी जी ने अपने मुख से कहा हुआ है कि सेंट्रल एजेंसीज को तो कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करती है। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी साफ सुथरे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो जब वो कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रही है? कुछ तो जुडिशियरी के पास ऐसा फैक्ट होगा, कोई प्रूफ होगा, कुछ तो ईडी ने उनके सामने पेश किया होगा जिसके कारण वो बेल ग्रांट करने से मना कर रहे हैं। या फिर बाकी के जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, जो जेल गए हैं, वो इतने समय से जेल के अंदर हैं, क्यों हैं? उनका बेल बार बार कैंसिल क्यों हो रहा है? जुडिशियरी के सामने कुछ तो ऐसे तथ्य होंगे जिसके कारण वो लोग बेल कैंसिल कर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं वो एकदम सही है 100%। मेरा ये कहना है कि जुडिशियरी के सामने ऐसा क्या है कि वो बेल बार बार कैंसिल कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।